दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। दोस्तों एक बार फिर आपके बीच में मैं लाइव आया हूं कुछ विशेष मुद्दों को लेकर। वैसे आपने देखा होगा वर्तमान में कोरोना का कहर, इसके साथ राजनीति की उठक पटक। हालांकि बेरोजगारों को राजनीति से ज्यादा मतलब नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार से मतलब है, उनकी भर्तियों से मतलब है। समय पे भर्तियां निकले, समय पे भर्तियां पूरी हो, सिस्टम में सुधार हो, गलती करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, बाहर राज्यों का कोटा कम हो। तमाम इश्यू को लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे थे। हालांकि इसमें हम किसी के प्रति बयान देंगे तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा बयान हम सब बेरोजगारों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम लोग तो ये चाहते हैं कि स्थिति स्पष्ट हो, सरकार स्थिर हो, क्योंकि जब सरकार सही ढंग से चल पाएगी, मैं किसी पार्टी विशेष का पक्ष नहीं ले रहा, सही ढंग से सरकारें चल पाएगी तभी सही ढंग से विकास हो पाएगा और तभी लोगों की समस्याओं का हल हो पाएगा। आज हर युवा, हर व्यक्ति ये चिंतित है कि क्या होगा, क्या चल पाएगी, क्या सरकार नहीं रहेगी, क्या होगा। अनेक सवाल उनके मस्तिष्क में घूमते हैं। साथ में उन युवा बेरोजगारों के दिमाग में सवाल घूमते हैं कि हमारी भर्तियों का क्या होगा। दोस्तों नोट की है कई लोगों के, मैं सोशल मीडिया पे एक चीज देखता हूं कि उपेंद्र यादव चुप क्यों है, खामोश क्यों है, क्यों नहीं बोलता। लेकिन दोस्तों आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, कोरोना महामारी के साथ साथ पूरे सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार एक होटल में है और अब सरकार के जो मुखिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी, सब लोग अपनी सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। आप बताओ किसके सामने जाके आपकी मांग रखें? धरना प्रदर्शन कर सकते हैं क्या? 144 धारा लगी हुई है, जो आरपी से लापरवाही कर रही है ना, उसकी लापरवाही हम 2 मिनट में मिटा देते और ताला ठोक देते, लेकिन मजबूरी है, नहीं जा सकते। 144 प्लस कोरोना है। सोशल मीडिया पे बात करना आसान है, लेकिन धरातल पे काम करना बड़ी मुश्किल है। उपेंद्र यादव नहीं है जो कोरोना में भी घर से बाहर निकलकर हर व्यक्ति की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता, भागता है। स्थिति यह है कि मैं पोस्ट डालने से भी कतराने लग गया, क्योंकि कोई एक भर्ती, क्योंकि एक बार में एक भर्ती का ही काम हो पाता है। जैसे मैं सीएम हो गया, मेरे पास कुछ लोग आए, उनको ले गए, उनकी बात कराई, वो भी डालता हूँ। इसमें ये हुआ तो नीचे कमेंट आते, मैं आपकी समस्याएं समझता हूँ। मैंने बार बार स्पष्ट कहा है, एलडीसी भर्ती 2018 जो 587 पद कम किए गए हैं वो वहां मौजूद है, मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाया, सीएम सचिव साहब ने स्पष्ट कह दिया। एनम और जीनम भर्ती 2018, नर्सिंग भर्ती 2013 नर्सिंग भर्ती की बात करूं जो एनम बहन है और जीनम जो साथी है। इसके अलावा पंचायत राज एलडीसी भर्ती 10,029 पद, ये कुछ मामले हैं। इसके अलावा रीढ़ शिक्षक भर्ती 2018 की एक और सूची जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया, ये कुछ मामले हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है। मुख्यमंत्री जी से समय मांगा गया था, लेकिन जो राजनीतिक उठापटक के कारण वो पहले से व्यस्त थे, वो टाइम नहीं दे पाए। लेकिन जैसे ही सामान्य स्थिति होगी उसके बाद मुलाकात होगी, तो ये मुलाकात के बाद ही इन समस्याओं का निस्तारण होगा। जिन भर्तियों को मैं नाम ले रहा हूँ, मैं किसी की पोस्ट डालता हूँ, आपकी पीड़ा में देखता हूँ, नाम नहीं लेता या मेरे एजेंडे में वो शामिल नहीं होता, ज्ञापन में शामिल नहीं होता, तो आप कहते हो आप भूल गए, हमारा नाम नहीं ले रहा। मैं इसलिए भूला नहीं हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का। मुझे आपके उनके अलावा आपका मामला नहीं करेगा, इसमें फाइनल निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना। आप चाहे किसी मंत्री के पास जाए, किसी सचिव के पास जाए, इसका अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना है। इसलिए मुझे याद है इलेक्शन के सबके लेटर तैयार है, जिस दिन मुलाकात होगी तो इनको मैं मजबूती से रखूंगा, हो सके तो इनके अभ्यर्थियों को साथ और लेके जाऊंगा। इसलिए थोड़ा संयम बनाए रखे। इन 3-4 भर्तियों को मैंने नाम लिया है। दोस्तों वरिष्ठ अध्यापक का एक मामला है, मैं तमाम के इश्यू को लेकर चर्चा करूंगा, काफी लोग जुड़ेंगे। सही लास्ट जो समय होगा मेरा एंड का, उस समय मैं कुछ सवालों का जवाब भी दूंगा। लेकिन एक सवाल यही है कि
वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 की बात कर रहा था, उससे पहले मैं कुछ एक बात मुझे और याद आ गई कि सिस्टम इतना गंदा है। आप सोचिए, मेरे पास आप 5 मांगे लेके आओगे, मैं आपकी 2 मांग कर दूंगा। पता है क्या होता है, हम कहाँ जाते हैं, मंत्री जी या सीएम साहब के पास या सचिव साहब का कोई बड़ा इश्यू होता है, साहब प्लीज ये काम कर दीजिए, ये बहुत अच्छा होगा, दोबारा से हम इतना प्रेशर नहीं बनाएंगे, ये काम कर दीजिए। वो काम हो जाता है, फिर दोबारा जाते हैं। 10 में से कई मांगे हो जाती, कई नहीं हो पाती है। आपके दबाव में मैं आंदोलन भी करता हूँ, खिलाफत भी करते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि एक काम होने के बाद धन्यवाद देके दूसरा काम और सीएम साहब से करवाना, हाँ कि साहब आपने ये काम किया, धन्यवाद। जिस प्रकार एलडीसी भर्ती 2018 किया, फिर 13 का हो गया। हर चीज किसी के खिलाफ हम नेगेटिव रहेंगे तो काम क्यों करेगा। आंदोलन और नेगेटिव विचार तब आने चाहिए कि हमें लगता है कि हमारा काम ही नहीं हो रहा, हमारी सुन ही नहीं रहे। मैंने कल वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के लिए सीएम संयुक्त सचिव साहब को शिवम फोन किया, मैं साहब ये समस्या है, तारीख पे तारीख बढ़ा रही, ये कई समस्या है, एक्स सर्विसमैन का भी समस्या। आज वहीं से रिटर्न कॉल आके उन्होंने बताया कि आपकी समस्या का निस्तारण कर दिया, आरपीएससी के अधिकारियों को कह दिया कि जल्द से जल्द एक्स सर्विसमैन का रिजल्ट निकाला जाए, उनके भी काउंसलिंग करवाई जाए, और उधर वो तारीख नहीं बढ़ाई। लेकिन न्यायालय से जो आज फैसला आया, मीडिया में चला, सोशल मीडिया में चला, लेकिन जो मैंने एक वीडियो डाला था उसमें थोड़ी सी मैंने गलती कर दी जल्दबाजी में, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी, मैं आपको बता दूं। उसमें जो लल्लू राम वाला केस था, आरपीएससी के एडवोकेट से मेरी बात हुई थी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आरपीएससी के एडवोकेट साहब को, मिर्जा बेग साहब को, जो ना आरएस भर्ती में अच्छी भूमिका निभाई, और आप वाले मामले में उन्होंने आज मजबूती से पैरवी की। लल्लू राम वाले केस में उन्होंने बात रखी कि आरपीएससी इनका रिजल्ट निकाल देगी, इसलिए इसका स्टे वेकेट किया जाए। लल्लू राम वाले केस में स्टे था, वो स्टे आज हटा है। इसके अलावा आरपीएससी ने उनको रिजल्ट निकालने के लिए कहा है, हाई कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने उनको रिजल्ट निकालने के लिए आरपीएससी को कहा है कि इनका रिजल्ट निकाला जाए, जो समय दिया उनको, तो और उनको कहा है कि इनकी काउंसलिंग जब तक नहीं करवाई जाए। तो एक तरह से वो रोक है काउंसलिंग पे, और रोक को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टे बोलेंगे, लेकिन ये स्टे लंबा नहीं है, रोक लंबा नहीं है। ये केवल यही है कि अब आरपीएससी के एडवोकेट ने कोर्ट में सहमति दे दी है, और 27 तारीख को मामले की सुनवाई है। 27 तारीख से पहले, यानी कि आज शायद 20 तारीख होगी, आज 21 है, आज 21 है, तो 27 से पहले उनका परिणाम आ जाएगा। हालांकि सुबह मैंने ट्वीट किया था, सीएम सचिव संयुक्त सचिव साहब का फोन आया था, बोले आरपीएससी को हमने बोल दिया, तो मैं ट्वीट में ज्यादा, आप जानते ज्यादा भाषा लिख नहीं सकते, लिमिट शब्द होते हैं, तो मैंने लिखा था आरपीएससी और बीकानेर के अधिकारियों से बात होगी। बीकानेर के अधिकारियों से बात थी, वो तारीख नहीं बढ़ाई, आरपीएससी अधिकारी से बात थी कि इस समस्या हल किया जाए, मैंने ट्वीट कर दिया था। और उसके बाद जो सुनवाई हुई, आरपीएससी के एडवोकेट ने भी वहां बात रख दी थी लल्लू राम केस में कि हम लोग इनका रिजल्ट निकालने के लिए एग्री हैं। तो उसके बाद वो स्टे भी हटा है, इसलिए केवल काउंसलिंग को इसलिए रोका गया है कि मान लीजिए काउंसलिंग पहले करा देते हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं जिनको आप उनका रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो उनको इच्छित स्थानीय मंडल उनको नहीं मिलेगा, इसलिए कहा कि पहले इनको रिजल्ट निकालिए, इनको शामिल काउंसलिंग में करिए। तो वो 27 तारीख तक, यानी कि उनके रिजल्ट तक ही काउंसलिंग पे रोक है। थोड़ा सा 5-7 दिन आपको लेट हुआ है, लेकिन कई लोग कहेंगे कि उपेंद्र यादव बार बार धन्यवाद देता है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इसलिए दूंगा कि सीएमओ मैं जाता हूं, निवेदन मैं करता हूं आप लोगों के लिए, तो वो तुरंत आरपीएससी या बीकानेर फोन करते हैं, अधीनस्थ बोर्ड फोन करते हैं, कभी क्या आरएस में एडवोकेट जनरल साहब को करवाया, कृषि प्रेक्षक महिला सुपा में एडवोकेट जनरल साहब को करवाया, तो वही फर्ज बनता है मेरा उनको धन्यवाद देना। क्योंकि कई बार स्थिति होती है कि वो बताते हैं कि आपके काम इतने हो गए उपेंद्र जी, अब फिर भी आप नेगेटिव रहो तो रहो। तो मुझे भी लगता है कि मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं हूं, मंत्री नहीं हूं, फिर भी कोशिश करता हूं एक एक भर्ती का निस्तारण करवाने के लिए। आरएस भर्ती 2018 का आपने देखा होगा निस्तारण हुआ। अभी कृषि प्रेक्षक महिला सुपरवाइजर महिला आंगनबाड़ी प्रयोगशाला सहायिका, उसका भी अब 23 तारीख को तारीख मिली है इनकी। लेकिन जो मैं बात कर रहा था इसकी सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 की, तो इसलिए दोस्तों इनका एक्स सर्विसमैन का भी रिजल्ट जल्द आ जाएगा। किसी प्रकार भर्ती प्रक्रिया कोई रोक नहीं है, केवल काउंसलिंग इनकी रोकेगी क्योंकि उनको इच्छित जिला नहीं मिल पाई, उनको शामिल किया जाए और इनका रिजल्ट आ जाएगा और इनको भी शामिल कर लिया जाएगा। उसके बाद मामला कोर्ट से खत्म है और कोई रोक नहीं होगी। इतना सा जरूर है कि आपको जो 26 जुलाई से ज्वाइनिंग होने वाली थी वो आपको अगस्त के फर्स्ट वीक से, यानी कि अगस्त में भगवान का आशीर्वाद रहा तो आप लोग अपनी अपनी स्कूलों में
15 अगस्त को झंडा पहनाओगे। ये मेरी भी कोशिश रहेगी, हम सब मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के अभ्यर्थी अपने स्कूलों में, वैसे स्कूलों में तो हालांकि शिक्षक तो जा ही रहे ना, स्टूडेंट तो आ ही नहीं रहे, तो अपने स्कूलों में झंडा पहना सकते हैं। ये हमारी पूरी कोशिश होगी। फर्स्ट ग्रेड के लिए भी मैंने एक वीडियो डाला था शायद सब, तो मैंने स्पष्ट कह दिया था, मैं जब सीएम सचिव साहब से मिलकर आया, संयुक्त सचिव साहब से मिलकर आया, तो उन्होंने कहा था इस वीक का इंतजार करो, क्योंकि दोस्तों गुस्सा तो बहुत आता है। सबसे नाकामयाबी, ढीलापन, सबसे जो देश की मुझे आरपीएस ही लगती है, जो इसका ढीलापन है ना, बेरोजगार को रुलाता है, गुस्सा बहुत आता है। लेकिन आज फिर परिणाम जारी कर दिया, क्योंकि आज सुबह हमने प्लानिंग बनाई थी सोमवार यानी कि 1-2 दिन बाद या सोमवार को हम जाके आरजीएस के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, फिर आज रिजल्ट निकाल दिया। अब यदि अगले परिणाम में यदि इन्होंने देरी की, जिस प्रकार ये 5 दिन 7 दिन 10 दिन ले रहे, तो दोस्तों यदि संडे तक परिणाम नहीं आते, संडे से पहले तक, तो सोमवार को हम लोग जो आपके साथी जो जयपुर के आसपास के हैं और जो भी आना चाहिए वो अजमेर पूछे। और यह जरूर है कि जो फर्स्ट ग्रेड वाले जो परिणाम के लिए मुझे कॉल और मैसेज करते हैं, मुझे भी जयपुर से रिसीव कर लेना, मैं आपके साथ चल चलूंगा। पहले तो मुझे बीकानेर, जोधपुर, जहां भी जाना था मैं चला जाता था, लेकिन अब मेरा बेरोजगार महासंघ इतना मजबूत नहीं कि मैं 2-2.5 हज़ार का तेल जलाऊं जा पाऊँ। मैं आपके साथ, मुझे आपकी गाड़ी में ले चलना, मैं चलूंगा और आपकी आवाज़ उठाऊंगा, और मैं साथ जाने के लिए तैयार हूँ, आपकी आवाज़ उठाने के लिए, वहाँ आरपीसी के बाद प्रदर्शन के लिए। कृषि प्रेक्षक, महिला सुपरवाइजर, प्रयोगशाला सहायक, जो 3 भर्तियां, एक आंगनबाड़ी वाली भी है जो कार्यकर्ता कोटा वाली, 4 भर्तियां। हालांकि 3 में एसटीएफ का मामला है, चौथी में जो जोधपुर से उनकी याचिका खारिज राजस्थान हाईकोर्ट में भी उनका मामला है। इनके लिए संदर्भ में जिस प्रकार हमेशा सीएमओ से मुझे सहयोग मिला है कि इनकी तारीख 26 अगस्त थी, अब 23 जुलाई हो गई है। कई लोग इंतजार करें, बहुत दुखी, बहुत परेशान है। थोड़ा सा यही है कि अभी राम सिंह वाला दिखा रहा है, कल स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि जब 14 जुलाई दी गई थी तब उस जो मेंशन करवाया गया था पिछली बार, तब उन्होंने स्पष्ट कर दिया था सारे केसों को एक जगह, बोले कि सारे केस एक जगह टेक कर दिया गया था। लेकिन इसमें संध्या को दिखाया नहीं गया, राम सिंह वाले में भी दिखा तो रहा है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि वो टेक किया गया है कि नहीं किया गया। लेकिन कल स्पष्ट हो जाएगी। यदि दोस्तों मेरे हिसाब से ये टेक हो जाएगा केस आपका, और 23 तारीख को सुनवाई हो जाएगी। सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए, एडवोकेट जनरल साहब आपकी पैरवी करेंगे, जिसने आरएस भर्ती और रीट्स की भर्ती 2018 में भर्ती को कोर्ट से निकलवाया। और यदि ये टेक नहीं हो पाते हैं, टेक वैसे हो जाएंगे और 23 तारीख को सुनवाई हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आगे की सूचना और बता दूं, यदि टेक नहीं हो पाते मान लीजिए, तो 23 तारीख को जब पूजा वाले मामले में जब नंबर आएगा, तो एडवोकेट जनरल साहब वहां बोलेंगे, साहब ये मामले तीनों एक है और इसमें एक साथ सुनवाई की जाए। तो फिर वो एक दो दिन की, जैसे जिस प्रकार हमने करवाया था 14 तारीख थी, तो 1-2 दिन आगे वो दे सकते हैं यदि टेक नहीं होता। लेकिन कल इस संबंध में मेरे संबंधित एडवोकेट से बात हुई है, वो कल जाके एक बार मौखिक वहां अपनी बात रखेंगे। मेरे हिसाब से ये संध्या और राम सिंह सारे केस टेक हो जाएंगे। फिर भी नेगेटिव सोच के चलो, यदि नहीं होता है तो, क्योंकि कई बार क्या होता है 23 को नहीं होता, तो ये क्या हुआ, इसलिए मैं पहले आपको नेगेटिव चीज बता रहा हूँ। हालांकि टेक हो जाएंगे, मुझे विश्वास है, कल एडवोकेट भी कोशिश करें, यदि नहीं हो पाते हैं तो 23 को टेक करवाएंगे, फिर 1-2 दिन आगे हो सकती है। लेकिन आपको जल्दी सफलता मिलेगी, मुझे पता आप दुखी हो, परेशान हो, लेकिन मैं आप लोगों के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आपके साथी लगातार मेरे पास आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं, उनके एडवोकेट से मिलकर भी आया हूँ, उनको सब पता है। जितनी मुझसे मदद होगी मैं आप लोगों को करूंगा, चाहे प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे कृषि प्रेक्षक हो, मैं चाहे महिला सुपरवाइजर हो, जो महिला आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता जो है, कुछ महिलाएं मुझसे मिलकर गई थी, उनका मामला ये उनके लिए। रीड 2020 की एक और सूची का आदेश हो गया, लेकिन जब तक हमारे पास में कॉपी नहीं आ जाए, हमारे एडवोकेट ने कहा कि हमारी जीत हो गई है, विषय में नंबर आया, उनको रिमूव और समस्त पदों पे, रिक्त पदों पे सूची निकाल जाए, ये उन्होंने मौखिक तौर पे बताया। लेकिन उसकी कॉपी आने के बाद मुख्यमंत्री जी को लेना है, और इसलिए मुझे पता है, लेकिन इसकी कॉपी आने के बाद ही मैं एक्शन लूंगा। जो करना मजबूती से करेंगे, और बस यही है, आप लोग विशेषकर, मैं दोबारा कह रहा हूँ, किसी की बातों में नहीं आए, भ्रमित ना हो और एकजुट हो जाए, मजबूत हो जाए। जब आपको कहा जाए क्या करना, कैसे करना, कहाँ आना, आप तैयार है ना, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम एक बार एक साथ मिलेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि कहा गया कॉपी आ जाए, कोर्ट का फैसले की कॉपी आ गई है। लेकिन इसके लिए मैं विशेषकर अलग से वीडियो डाल दूंगा, बता दूंगा, पहले जो कॉपी आने का इंतजार करो।
2016 रीट अंग्रेजी वाला मामला सुप्रीम कोर्ट पे, उन अभ्यर्थियों से मैंने पहले भी अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, मेरे लाइक कोई भी हेल्प हो तो बताना, मुझसे जरूर मिलना, लेकिन छोटा सा आपका निर्णय घातक साबित न हो जाए, इसलिए वहाँ अच्छा एडवोकेट करना और अच्छी तरह से वहां आप इसकी रणनीति से आप केस लड़ना। यदि मेरे लायक कोई भी सहयोग हो तो बताना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जीत गए तो आपकी, वैसे तो मैं बता दूं आपको 100% आप लोगों की जीत होगी 2016 उर्मिला कुमारी वाले केस में, क्योंकि सारा मामला हमारे पक्ष में है, इसलिए आपको बिल्कुल भी इस मामले को लेकर घबराने की आवश्यकता, मेरे लायक कोई भी हो तो बताना। इसके अलावा दोस्तों एलडीसी भर्ती 2018 सैनिक कल्याण बोर्ड की मामला हो, चाहे सर्किट हाउस हो, चाहे महानिदेशालय कारागार का मामला हो, चाहे परिवहन विभाग का मामला, चाहे तकनीकी शिक्षा निदेशालय का मामला, चाहे सामान्य प्रशासन, कई विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया रुकी है। मैं खुद जाकर सीओ में आपकी बात रख के आया था, सीएम संयुक्त सचिव साहब ने कहा था इस वीक का इंतजार करो, धीरे धीरे आपके पहले जो मैंने एमबीसी के लड़कों, एक मुकेश गुजर के अलावा सबके हो गए, उनका भी मामला हुआ है, रेटन का भी हुआ है, धीरे धीरे सबकी समस्या को हल हो रहा है। जो इसमें परिवहन और जो एक और है, कौन सा है, सैनिक कल्याण, मंत्री जी व्यस्त है, मंत्री जी के जो सिग्नेचर बाकी है वो आपको पता है कि क्या स्थिति है। शायद इन परिस्थितियों में वो लोग सो भी नहीं पा रहे होंगे, तो थोड़ा सा संयम रखो, कोशिश कर रहे हैं 1-2 दिन में जो भी मामला हो जाए, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए यार, आप इतना वेट किया तो आपका हल होगा, मुझे पता है। परिवहन वालों के लगातार कॉल आ रहे, सैनिक कल्याण बोर्ड वालों के आ रहे, लेकिन इन सबकी मैंने बात खुद ने लिखित में रख के आया हूँ, और दोबारा फिर आपकी मैं बात आज मैंने मैसेज व्हाट्सएप पे दोबारा किया है, लगातार आपके कॉल मैसेज, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों, धीरे धीरे सबको राहत मिल रही है, आपको राहत मिलेगी। एएन भर्ती 2018 में भी लिखित में देके आया था, इसमें वही आरएस वाला जो रूल्स वाला मामला है वही इसमें चल रहा है। उन्होंने यही कहा था, अभी जब मैं 2 दिन पहले सीएम संयुक्त सचिव साहब से मिलकर आया था, मैंने फिर याद दिलाया था, बोले कि हमने यहाँ से लिखित में विभाग, संबंधित विभाग को भेज दिया था, कार्य विभाग को भेज दिया था, आरपीसी को भेज दिया था, अब उसमें अग्रिम कार्रवाई करे। तो दोस्तों एएन भर्ती 2018 का मुख्य परिणाम तो मुझे याद है, मैंने बात की है। एनटीटी के अभी दस्तावेज जो डेटा है ना, अभी तक अधीनस्थ बोर्ड में नहीं पूछे, जब पूछेंगे उसके बाद 5-10 दिन बाद ही परिणाम आएगा। अभी तक अधीनस्थ बोर्ड में अभी आज तक की रिपोर्ट। रीट 2020 को लेकर काफी लोगों के कॉल और मैसेज आते हैं, रीट 2020 को लेकर। अब लोग कहते हैं रीट 2020 को लेकर उपेंद्र यादव भूल गया, खामोशी क्यों है, चुप्पी क्यों है। स्थिति यह होती है भाई, इस मेरे बैठना, घर बैठे हम मुर्दाबाद भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे भी आंदोलन देखे हैं, आंदोलन के हंगामा हुआ कि भाई ये होगा, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, पीछे घूम के देखा कोई नहीं, देखो उपेंद्र यादव जेल जाता देखा, फिर भी हार नहीं मानी, हर व्यक्ति के लिए लड़ा, आगे भी लड़ूंगा। लेकिन परिस्थिति क्या यही है कि हम लोग विसंगतियों में सुधार चाहते हैं कि ये कमियां कम हो, वेटेज खत्म हो, वो सामान्य ज्ञान जुड़े, फर्जी डिग्रियां को अलाउ नहीं किया जाए, और ये सारे मांगे हम रखे, कॉमर्स वालों को शामिल किया जाए, और साथ में ये कहें कि हम दादागिरी करें। दोनों चीजें नहीं हो सकती। आपका काम अंतिम स्तर पर था, मैंने बताया भी था, लेकिन अब डिले होने का कारण राजनीति जो उठापटक चल रही है, पूरी सरकार आपको पता है कहाँ बिजी है, अपनी सरकार को बचाने में बिजी है। तो इन दिनों में अब उनका लक्ष्य ये है कि सरकार को कैसे बचाया जाए, ये लक्ष्य नहीं रीट की विज्ञप्ति कब जारी की जाए। मैंने आज भी बात रखी थी, उन्होंने कहा थोड़ा सा तो आपको इंतजार करना होगा। मान लीजिए किसी के परिवार में कोई भी घटना होती है, पूरा परिवार चिंतित हो, दुखी होता है, उनको खाना भी नहीं पाता। अब जिस प्रकार मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा, जिनके साथ घटना हुई वो भी दुखी है, किसी के साथ हुआ गलत हुआ तो वो अपने परिवार को बचाने में लगे हुए हैं। मेरे दिल में क्या है मैं जानता हूं, मैं भी युवा हूं, युवा मेरी सोच है, लेकिन मेरा एक छोटा सा स्टेटमेंट, मैं कोई राजनेता नहीं हूं कि मुझे किसका पक्ष लेना किसका नहीं लेना। मेरा पक्ष यही है, मुझे पूछते हैं कौन से पार्टी से हो, मैं कहता हूं मैं बेरोजगारों की पार्टी से हूं, मैं बेरोजगारों के लिए जीता हूं, बेरोजगारों के लिए काम करता हूं, कोई सी पार्टी हो, और जो काम करता है उसके लिए मैं जिंदाबाद बोलता हूँ, चाहे पिछली सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो। मुझे लगता है कि हाँ ये हमारी सुन रहे हैं, हमारी मांगे मान रहे, तो मैं धन्यवाद भी देता हूँ। नहीं मानते तो आंदोलन भी करता हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि कल एक परसों एक लड़के का फोन आया कि बोले आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए हो। तो मैंने कहा भाई मैं प्रवक्ता होता तो 25 नवंबर को जेल क्यों जाता, मैं प्रवक्ता होता तो 6 नवंबर को आमरण अनशन पे क्यों बैठता, क्यों मैं भूखा रहता, क्यों एसएमएस में एडमिट आईसीयू में जाता, क्यों अपने आप को जान जोखिम में डालता, क्यों पागलों तरह सड़कों पर घूमता, क्यों मेरे मुकदमे में दर्ज होते। इसलिए आप सोच समझ कर बोला करो, क्योंकि कई बार आपके हितों के लिए झुकना पड़ता, आपके हितों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, मेरा व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं है। कई बार नरम भी होना पड़ता है और कई बार गर्म भी होना पड़ता है परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि काम उन्हीं लोगों से करवाना है। जब उन्हीं लोगों से काम करवाना पड़ता है तो भैया आंख भी दिखाना
हमारे लिए नुकसानदायक है। और जब काम नहीं होता, आप बताओ मैं कहाँ कमजोर पड़ता हूँ? जब काम नहीं होता सबसे पहले मैं ही आता हूँ आप लोगों के लिए, सड़कों पे आना, लाठियाँ खाना, अनशन करना नहीं करता हूँ। लेकिन ऐसी परिस्थिति आई कि हमारी नहीं सुनी जा रही, हमारे साथ बिल्कुल गलत हो रहा है, आप अन्याय हो रहा है, तो मैं खुद आऊंगा ना। मैं कह रहा हूँ ना, मैं किसी सरकार से जुड़ा नहीं हूँ, मैं युवाओं से जुड़ा हूँ, तो सबसे पहले मैं आऊंगा सड़कों पे आपके लिए। मैं लाठियाँ खाऊंगा, मैं जेल जाऊंगा, मैं अनशन, मैं हूँ ना साथ। मैं मेरे वादे से थोड़ी वो रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से जुड़ा थोड़ी हूँ। आपके साथ पहले भी था, आज भी, लेकिन थोड़ा सा परिस्थितियों को देखा जाता है कि हाँ हमें काम कैसे करवाना है, किन परिस्थितियों में काम होना है, तो हर रणनीति अपनाई जाती है। क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे, मैं 9 साल से सिस्टम में बैठा, मुझे आज पता लगा कि काम कैसे होता है। लेकिन ये तो चापलूस है, ये तो खिलाफ नहीं बोल रहा, ये तो नहीं बोला। अरे भाई, 2 आदमियों को मैं काम करा देता हूं तो 2 तो जिंदाबाद बोले ना बोले, धन्यवाद बोले नहीं बोले, वो तो अपना काम करके नौकरी कर लेते हैं। लेकिन जिनका काम नहीं होता वो तो पिनियादों के लिए आरोप लगाते थे। सोचिए यार, कोरोना में आपके 12,000 एलडीसीओ को ज्वाइनिंग मिली है, सेकंड ग्रेड वाला भी मामला चल रहा है, 223 पोस्ट आरपीएस एलडीसी वाला भी मामला हुआ है। धीरे धीरे काम तो हो रहे हैं यार, कर पा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, निस्तारण हो रहा है। तो मैं आपकी बात रख रहा हूं, तो हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। और जहां अच्छा होगा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद इसलिए दिया, आरएस भर्ती 2018 के लिए एडवोकेट जनरल किया, इन चारों भर्ती के लिए एडवोकेट जनरल किया, 12,000 लोगों को जो दी, नियुक्ति प्रक्रिया कैलेंडर 2018 का जारी किया। जहाँ विसंगतियां, रीट की विसंगतियां दूर कर, जहां जहां यार वो समस्या का हल कर रहा था, हमारा फर्ज बनता है यार धन्यवाद देना, आपको भी देना चाहिए। और जहां नहीं लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा तो विरोध करना चाहिए, मैं भी करूंगा और आपको करना चाहिए। लेकिन अभी परिस्थितियां सही नहीं है, कोरोना चल रहा है और सरकार खुद संकट में है, तो ऐसी परिस्थिति में हम भी इनको संकट में डालें, हम भी उल्टा बोले तो अच्छा नहीं लगता। मेरा व्यक्तिगत मत है ये। सामान्य स्थिति होती है, कोरोना खत्म होता है, फिर सरकार हमें इग्नोर करती है, फिर रीट का सिलेबस पैटर्न ये समस्या हल नहीं करती है, तो फिर यार सड़कों पर आपका भाई आएगा। मैं कह रहा हूँ ना, कौन मना कर रहा है? मैं साथ, मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी कहा था, कई लोग कहते हैं ना ओपिनियन तो चुप किया। दोस्तों, पिस्तौल रखना बंद किया, गोली चलाना नहीं भूला, यानी संघर्ष को विराम दिया, संघर्ष करना नहीं भूला हूँ। किसी के बाप से नहीं डरता जब सड़कों पे आता हूँ, तो चाहे सिर फूटे जल जाए, वो मेरे अपने वाले रोल में आ गया ना, किसी के सुनने वाले नहीं है। लेकिन वो समय परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, मैं और भी काफी हैं। फायर की ड्राइवर की भर्ती की सुनवाई कल 22 तारीख को जोधपुर में, यानी कि कल। इनसे संबंधित एडवोकेट से मैंने बात की, अभ्यर्थी को अवगत कराया, पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मुझे भी, क्योंकि 193 पदों पे 2015 से, कई लोग क्या क्या कहते हैं कि भैया भर्तियां तो ऐसे ही हो जाती है। भैया 2015 से कोर्ट में अटके पड़ी है, बेचारे भटक रहे थे। अभी इनका जवाब विभाग से दिलवाया, विभाग ने जवाब दिया है, इनके सभी एडवोकेट से बात की है कि वो खड़े। और अब मुझे लगता है कि इनका निस्तारण शायद भगवान के आशीर्वाद रहा तो कल हो जाएगा। कई बार क्या होता है, कोर्ट में जज साहब नहीं सुने, आगे कर देते, तो उसमें एडवोकेट की, सरकार की ओपिनियन गलती नहीं होती है। गलती तब होती है कि हम मेहनत करें, सरकार ज्ञापन दे, उसके बाद वहाँ एडवोकेट नहीं जाए, वो तारीख ले, तब गलती हो। अब उसमें एडवोकेट भी जा रहा है, जवाब भी आ गया है, सामने वाला एडवोकेट भी आया, सामने वाले से बात हो गई, तो अब ऐसे में कल फैसला हो सकता है। सबकी तरह से तैयारी पूरी है। फाइल 2015 ड्राइवरों के लिए सूचना है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा संस्कृत विभाग वाले भैया, इसमें मंत्री जी वह हैं, मंत्री जी से एक बार अधिकारियों की मीटिंग होनी है। हालांकि सीएमओ से इसके लिए लेटर चला गया है कि इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाई जाए। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 संस्कृत विभाग, ये बात मैंने रखी है। स्टेनोग्राफर के भी काफी लोगों के मुझे पता है मैसेज आ रहे होंगे। दोस्तों, स्टेनोग्राफर के लिए क्या है कि अभी अटेंडेंस बोर्ड में जो चेयरमैन साहब कभी कभी आते हैं, अधिकतर शुक्रवार को आते हैं, मैंने सुनने में आया, तो शायद शुक्रवार को, कल परसों भी हो जाए, कल परसों की संभावना कम है, हो भी जाए, लेकिन शुक्रवार को आपका आदेश जारी हो सकता है। किसके लिए? कि आवेदन प्रक्रिया के लिए। मैंने पहले भी कहा कि आपकी आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, और शुक्रवार को नहीं हुआ, मान लीजिए नहीं आए, तो अगले वीक में होगा। क्योंकि कई लोग कहेंगे यार आप तो अगले वीक भैया, हम तो प्रयास कर सकते हैं। यानी कि मैं संयुक्त सचिव साहब से लिख के, मैं लिखित में ले जाता हूँ, जिस प्रकार मैं लिखित में बोल रहा हूँ ना, जब सीओ में जाता हूँ तो सबको मैं लेके जाता हूँ, बताता हूँ साहब इसमें ये अटका पड़ा, इसमें ये अटका पड़ा, सारी चीज़ उनको याद दिलाता हूँ और उनको ज्ञापन सौंप के आता हूँ। तो स्टेनोग्राफर वालों के लिए यही है कि या तो शुक्रवार तक, कल परसों की संभावना कम हो भी जाए, लेकिन कल परसों 1-2 दिन की संभावना कम है, या तो शुक्रवार को या नेक्स्ट वीक में ही आपके आदेश जारी होंगे और डीएफआर इसके फॉर्म होंगे। सूचना सहायक भर्ती 2013 के लिए भैया सीएम संयुक्त सचिव साहब ने साफ मना कर दिया कि इसकी वेटिंग नहीं आएगी।
जो लोग उनके पास आए थे, मैं उनकी बात रख चुका हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, सीएम साहब से मिलकर, सचिव साहब ने तो मना कर दिया। जूनियर अकाउंटेंट वाले मामले में जो कोर्ट का मामला था, उन लोगों को मैंने समझा दिया था क्या कैसे करना है, पूरी चीज़ मैंने उनको समझा दी थी। अब आ रही है जो नई भर्ती, चाहे जूनियर अकाउंटेंट की है, जो 124 पद थे तहसील लेखाकार के, और ग्राम सेवक है। ऊर्जा विभाग में जो भर्ती है, ऊर्जा विभाग में मैं खुद बीडी कल्ला जी से मिल के आया था, लेकिन जो ये जो चल रहा है घटनाक्रम से, इसलिए सारी भर्तियाँ, जो नई भर्तियाँ, थोड़े दिन तो आपको बोलना पड़ेगा, आएगी ये भर्तियाँ। ऊर्जा विभाग, जो बिजली विभाग में, चाहे जेवीएनएल की भर्ती हो, चाहे ग्राम सेवक की हो, चाहे आपकी और भी भर्ती हो, वन रक्षक, वनपाल, और भी भर्तियाँ, वो भी आएंगी। थोड़ा सा समय लगेगा, कोशिश करें आपकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। मोटर वाहन उपनिरीक्षक वाली भी उलझी पड़ी है, तो थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, थोड़ा सा सरकार स्थिर होगी तो इनकी विज्ञप्तियाँ भी आएंगी। मैं भी आपका साथ दूंगा। मैंने कई बार लेटर भी लिखा है, बीडी कल्ला जी से मैं खुद मिल के आया हूँ, सीएम साहब को भी लेटर लिखा है। इसमें भर्तियाँ थोड़ा सा समय लगेगा, मेरे हिसाब से इनमें भर्तियाँ अगस्त सितंबर या अक्टूबर तक इसमें इनमें भर्तियाँ आ जानी चाहिए। कनिष्ठ अनुदेशक में जो प्रोविजनल में रखा गया है, कई लोग मेरे पास आए थे, उनके अभ्यर्थियों को, मैं लाइव में झूठ नहीं बोलता, इनसे संबंधित अभ्यर्थियों को मैं एक बार सीएम में उनकी मीटिंग करवाई थी। इसके बाद जब मैं के गया था, उनका ज्ञापन मैं लिख के देख के आया था। इसमें लेटर जारी हुआ, संबंधित विभाग को जो सत्यापन करवाए थे उनको वापस लेटर भेजा गया है कि इन लोगों की जो समस्या है उनका निस्तारण करवाया जाए विज्ञप्ति के अनुसार, और इस छुट्टी को पूरी की जाए। ये बात भी मैंने रखी है। अब इसमें अधिकतर चीज़ें तो मैंने आप लोगों की बात रख दी है। कई बार भूल जाता हूँ तो लोग गालियाँ देते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हर व्यक्ति की बात। क्योंकि एमएलए मंत्री को तो दो मत, उपेन्द्र यादव को जरूर दे लेना, जो आपके लिए 24 घंटे कोरोना में तैयार रहता है। मैंने आप लोगों की बात, फिर भी चलो अब मैं देख लेता हूँ किनके सवाल। एनम का भी आया। एनम जो बहने हैं, मैंने कहा मुख्यमंत्री से लेवल का ही मामला है, और मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तभी कुछ हो पाएगा। रीट 2020 वाला भी आपको बता दूं, मैंने सबसे पहले रीट 2020 के लिए कहा था कि 2 सितंबर को एग्जाम नहीं होगी। सबसे पहले मैंने कहा था, सबने क्या कहा था, झूठ बोल रहा है, 2 सितंबर को पता लग गया ना। और आज फिर कह दूं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक नहीं होगी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी को हो सकती है, यानी कि अक्टूबर तक तो नहीं होगी, नवंबर एंड में हो जाए, दिसंबर या जनवरी फरवरी तक जा सकता है, क्योंकि कोरोना आप देखो लगातार बढ़ रहे हैं। और शिक्षा मंत्री जी का बयान था कम से कम 3 महीने तो चाहिए। जुलाई जा चुकी है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जा चुका है, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आप खुद सोच लीजिए। तो अक्टूबर तक तो आपकी एग्जाम नहीं होने वाली, उसके बाद ही होगी, और वो भी कोरोना की स्थिति को देखकर। और 2 एग्जाम वाला जो पैटर्न वाला जो मामला था, वो अभी सीएमओ में फाइल गई हुई थी। अब आपको देख रहे क्या स्थिति है, इसमें जो भी निर्णय होगा आपके सबके हित में मैंने बात रखी है, आपके हित में होगा। और जो चीज़ें थी पैटर्न से समझ, जो मैंने जो व्यक्तिगत बात थी मैंने आपको पहले वीडियो में बता दी, उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। एक इशू चल रहा था बीएसटीसी और बीएड वाला, कई लोग मुझे कमेंट भी कर रहे हैं आप किसके साथ हो। मैं सीएमओ में आप लोगों की बात भी रख के आया हूँ कि भर्ती कोर्ट में न अटके, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब 31 जुलाई 2011 को पहला आरटेट हुआ, वो पात्रता परीक्षा थी, उसमें क्या हुआ कि बीएड वालों को भी फर्स्ट लेवल आरटेट में शामिल कर लिया गया था। उन्होंने आरटेट की एग्जाम दे दी थी और आरटेट का सर्टिफिकेट भी दे दिया था। 2 जून को 39,000 से ज़्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती 2012 की एग्जाम थी, लेकिन शायद 29, 28 या 27 मई की बात है, माननीय न्यायालय जयपुर ने उनको बाहर कर दिया था, यानी कि 4-5 दिन पहले ही उन लोगों को एग्जाम से बाहर कर दिया था, भर्ती प्रक्रिया बाधित हुई थी। तो ये बार बार भर्ती रुकना, क्योंकि 31 जा रहा है, चाहे बीएड वालों को मिले चाहे एसटी सेवा मिले, भर्ती रुकेगी तो किसको नुकसान होगा, आप लोगों को। मेरा व्यक्तिगत मत है, हमें ये विवादित चीजों को छोड़कर हमें मांग यही करनी चाहिए कि भैया साफ सुथरे नियमों से भर्ती हो और पदों की संख्या और बढ़ाई जाए, जिससे हम लोगों को फायदा हो। अब उन्होंने सीएमओ की तरफ से अधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि हम दोबारा से परीक्षण करवा रहे हैं, यदि जो एनसीटी के नियम में बदलाव हुआ है, यदि उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इनको लिया जाए तो हम इनको लेंगे, और यदि उन्होंने राज्य सरकार पे छोड़ा है तो हमें इनको राहत देना है तो उनको राहत देंगे। तो दोस्तों जो एसटीसी और बीएड वाले पूछते हैं, एसटीसी वालों को मैं स्पेशल कह दूं, यदि अनिवार्य कर दिया है लेना तो उपेन्द्र यादव भी उसमें कुछ नहीं कर पाएगा, वो एनसीटी का नियम है, वो केंद्र का नियम है। फिर तुम्हें आंदोलन करना है तो केंद्र सरकार के खिलाफ करो, लेकिन
आपको इनको लेना अनिवार्य कर तो लेंगे, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और यदि उन्होंने राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा है और नियम अनिवार्य नहीं है तो उसमें राज्य सरकार राहत दे सकती है। ये राज्य सरकार के द्वारा मुझे मैसेज प्राप्त है, वो परीक्षण करवा रहे हैं। हालांकि कुछ अधिकारियों ने ये कहा कि अनिवार्य है, लेकिन वो उसमें दोबारा परीक्षण कर रहे हैं। अब उस परीक्षण के बाद क्या स्थिति स्पष्ट होती है मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्योंकि कई लोग कहेंगे, क्योंकि मैं खुद BST हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर खुद B.Ed है जो अभी कर रही है, अंतिम वर्ष में है, तो मैं किसी चीज का पक्ष नहीं ले रहा, मैं पक्ष ले रहा हूँ भर्ती प्रक्रिया ना उलझे। 31,000 से बढ़ा के 40-50,000 की जाए, और वो भर्ती 31,000 में किसको मिलेगी? आपको मिलेगी। ये जो गंदी तरह से ये जिस प्रकार राजनीति होती है कि भैया उसको उलझा दो, उलझ के बेरोजगार लड़ते रहेंगे एक दूसरे से, भर्ती उलझ के जैसे आराम। अरे हमें तो भर्ती पूरी करवानी है साफ सुथरे नियमों से। तो अब यदि अनिवार्य है तो B.Ed वाले शामिल होंगे, अनिवार्य नहीं है तो उस पर सरकार विचार करेगी। टेक्निकल हेल्पर की मैंने ऊर्जा विभाग वाली बात रख दी। ग्राम पंचायत सहायक का 4 महीने का जो नहीं मिल रहा है मानदेय है, मैं अब की बार जब भी जाऊंगा सीएम को तो आपकी बात जरूर रखूंगा कि कई लोगों को मानदेय 4 महीने से नहीं मिला वास्तव में। हालांकि इनका संगठन जो है वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इन्होंने मेरे को लेटर देके ही बात रखी, तो मैं इनकी आपकी बात जरूर पूछा दूंगा। ग्राम सहायकों को उनका मानदेय जो 4 महीने से नहीं मिले, कम से कम मिले, अपने घर परिवार का लालन पोषण तो कर सके, इनको मानदेय मिलना चाहिए, बात मैं पूछा दूंगा। RS भर्ती 1100 प्लस पदों पे आएगी। भैया RS भर्ती का भी वास्तव में हम सबका इंतजार था, कैलेंडर में होगा, लेकिन कुछ नहीं है। RS भर्ती 2020 का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो, ये बात भी हम लिखेंगे। रामजी लाल जी, मुकदमा वाला मामला माननीय मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में एक बार सरकार स्थिर हो, उसके बाद उनके सामने दोबारा मांग रखेंगे। अंतेश मीणा जी, पंचायत राज LDC भर्ती 10,029 जो पद है माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना भूला नहीं, मुझे याद है, मैंने पहले ऊपर बोल चुका हूँ, लास्ट जुड़े हो, बाद में जुड़े हो ना। हॉस्टल वार्डन 2016, एक बार मंत्री जी तो हॉस्पिटल में एक बार आने दो, या दूसरा मंत्री जो बनता है उनके पास अपन चलेंगे, एक बार थोड़ी सी स्थिति सामान्य होने दो। हाँ, विज्ञप्ति तो जारी हो, विज्ञप्ति तो जारी हो, लेकिन उस समय मंत्री जी का भी बयान आया था, मैं सीओ को खुद मिल के आया था रीड 2020 के लिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से फाइनल चर्चा शिक्षा मंत्री जी को नहीं है, जो पैटर्न फाइनल होना उसके बाद। जो घटनाक्रम आपने देखा होगा कई दिनों से, तो होटल के अंदर मंत्री, MLA और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो ऐसे में आप कैसे सोच रहे हो कि रीट की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी? वो वहां से उनको राहत मिलेगी या उसके बाद ही रीट की विज्ञप्ति और पैटर्न पे फाइनल हो पाएगा? तब तक तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, चाहे कितना ही चिल्लाओ, कितना प्रदर्शन करो, मैं भी चिल्लाऊंगा जोर जोर के आपके साथ, लेकिन वो जो हमारी आवाज सुनने वाली होटल में, तो कौन अपनी सुनेगा? मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, कम से कम विज्ञप्ति जारी हो जिससे आप लोग तैयारी कर सके, पैटर्न का पता चले। मुझे पता है मैं लगातार मीडिया, सोशल मीडिया पे आपकी आवाज़ नहीं उठाता हूँ, लेकिन हमें थोड़ा सा, जैसे ही वो बाहर आते हैं, दूसरा मंत्री बनते हैं, पहले मंत्री एक बार फिर जाएंगे हम, इस बार चाहे कोरोना हो हम इकट्ठे होकर जाएंगे, क्योंकि जब सारे लोग इकट्ठे कोरोना हो सकते हैं, हम क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? तो हम सब मिलकर उनके घर चलेंगे एक बार कोरोना से, इससे जो राजनीति जो उठापटक चली उसकी सामान्य स्थिति होने दें। स्टेनोग्राफर के लिए मैंने बता दिया है, नहीं कोई स्टे नहीं है रोहन सिंह, केवल वो उनकी काउंसलिंग पे रोक रखी है, उनको शामिल करने के बाद काउंसलिंग होगी। 27 तारीख को सुनवाई है, 27 तारीख को सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी सेकंड ग्रेड 2018 की। आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 2013 का भी मामला, जो 1000 कितने पद कम किए गए थे, वे भी मुख्यमंत्री जी इस पर फाइनल फैसला लेंगे। नॉन TSP की आएगी तो विनीत यादव जी, TSP की भी आएगी। अब वो मामला हाईकोर्ट में है, एक बार उसको हल लेने दो। रामकेश सैनी जी, संस्कृत शिक्षा विभाग वाली मैंने बात रख दी है। संदीप कुमार जी, NOGM की मैं स्पष्ट दोबारा कह रहा हूं, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को फैसला लेना है, एक बार उनसे मुलाकात होगी, तब तक हमें संयम बना के रखना है। मुझे आपका दर्द पता है, उन बहनों के आंसू पता है, मैं इंतजार कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी की मुलाकात का। फर्स्ट ग्रेड 2020 का क्या हुआ भाई? पहले वाले की तो परिणाम आने दो, कई लोग इंतजार कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड वाले भी, इसकी विज्ञप्ति आनी चाहिए। शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा था, माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जल्द विज्ञप्ति आएगी, सितंबर में एग्जाम होगी, लेकिन सितंबर तक मुझे नहीं लगता विज्ञप्ति आएगी, इसलिए इसके भी लिए प्रयास करेंगे। सेकंड ग्रेड जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2020 की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो।
गौरी शंकर जी, आंगनवाड़ी महिला कोटा प्रेक्षक वाली भर्ती वाले मामले में मुझे आपका ज्ञापन प्राप्त हो गया है। मैंने व्हाट्सअप कर दिया था, उनको फोन पे सुबह अवगत करा दिया। मैं रोज रोज सीएम में नहीं जा सकता, लेकिन इस बार जाऊंगा तो मैं आपकी बात मजबूती से रखूंगा। संबंधित एडवोकेट से भी मैं मिल के आऊंगा। जो आपका मामला जयपुर हाईकोर्ट में चल रहा है, जो सैनी जी इसमें सरकार के डबल एजेंट, उनसे मैं फोन पे बात नहीं हो पाई, लेकिन मैं उनसे मिलकर पूरी कोशिश करूंगा। शायद मुझे लगता है कि जो मेरे पास कमेंट मुझे प्राप्त हो रहे हैं, उनके अधिकतर के मैंने जवाब दे दिए हैं। और आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों प्लीज़, सरकार कोई सी भी हो, पार्टी कोई सी भी हो, हम सबको युवाओं का एक रहना है। हम वही हैं, सरकार लेकर भी आते हैं और सरकार भेजने का भी काम करते हैं। 200 एमएलए हैं और शायद आपने